हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल 2024 9 सितंबर की शिफ्ट सेकंड के मैथ के 25 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही ओर इस प्रकार है कि कोण PQR 90 डिग्री और कोण SRQ 90 डिग्री और PQ को SR की इक्वल दिया है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहले PQR रेखाखंड ड्रा किया हमने और उसके एक ही ओर एक बिंदु ये है P और एक ये बिंदु है हमारे पास S और कोण PQR यानी कि PQR ये वाला कोण राइट एंगल दे रखा हमें और कोण SRQ ये वाला कोण भी राइट एंगल दे रखा हमें और कहा है कि PQSR की को यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों सेम दे रखी है। तो कहा है कि कौन सा कथन सही है। तो हमने PR को मिला दिया और SQ को मिला दिया। ये मिलाने के बाद हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई SQR और PQR। इन दोनों ट्रायंगल का बेस QR जो कि सेम है और PQ और SR सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक राइट एंगल दे रखा है। तो हमारे आप जानते होगी कि एक हमारे पास सर्वांग समता का एक नियम होता है साइड एंगल साइड, यानी कि एक साइड और उसके साथ वाली साइड और उनके बीच का कोण अगर दो त्रिभुजों में बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि कोण त्रिभुज PQR सर्वांग सम है SRQ के। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। माधव ने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। यानी उसने 42,000 रुपये में कोई भी वस्तु खरीदी और 20% हानि पर, यानी कि 100 की माना हमने कोई चीज़ 100 की खरीदी और 20% की हानि पर बेचा तो हमने उसे 80 रुपये में बेचा, 100 आउट ऑफ 100। और आगे देखते हैं स्टेटमेंट। उस राशि से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि उसने जो ये अमाउंट आ गया इस अमाउंट की एक और वस्तु खरीदी और उसे 130 पूरे 30% लाभ पर बेच दिया। यानी कि उसने इसको 100 में खरीदा और 130 में बेच दिया। तो 130/100 ये आ गया हमारे पास उस वस्तु का विक्रय मूल्य। तो पूछा है कि कुल लाभ कितना हुआ। 3 0 और 1 4 0, चारों जीरो कैंसल, 13 8 104 और पीछे 1 0 मल्टीप्लाई बाय 42। ये आ गया हमारा जो उसने दोबारा वस्तु खरीद कर बेची है उसका प्राइस। तो इस मल्टीप्लाई की हमारे पास वैल्यू आ गई 42 चौका 168, 168 का ये लिख दिया और 42 एकम 42 और 41 43,680। यानी कि उसने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 43,680 रुपये में बेचा। यानी कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ 1,680, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है 21 - 49 डिवाइड बाई 4.9 डिवाइड बाई 7 प्लस 3.9 मल्टीप्लाई 0.4 और प्लस में है 0.9। तो 7 से ये गया हमारे पास 0.7 टाइम, माइनस का 0.7 और माइनस का 0.9 ये बचा हमारे पास 0.2 प्लस का। सो एक बार इरेज कर लेता हूँ इसको। ये बचा हमारे पास प्लस का 0.2 और 21 हमारे पास है ही, यानी कि ये हो गया मेरे पास 21.2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.39 मल्टीप्लाई बाई 0.4, इसकी मल्टीप्लाई आ गई मेरे पास
4 चौक 16 और मेरे पास आ गई 156 और 2 छोड़कर डेसिमल लगाना है, यानी कि 1.56 इसको ऐड कर देंगे, मेरे पास आ गया ये 22.76, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी गणना करनी है हमें। अब इससे हमारा क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है। हम 16,000 को बोल जाए, हमने माना कि एक आदमी 100 रुपये इनकम करता है और एक्सपेंडिचर है उसका 80 रुपये, यानी कि 80% उसने खर्च कर दिया और सेविंग है उसकी 20%, ये मान लिया मैंने। उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि 100 में अगर 20% की वृद्धि हुई तो मेरे पास 20 रुपये की वृद्धि होगी और खर्च में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि मैं पहले 80 रुपये खर्च करता था और 80 का 10% यानी कि 8 रुपये, यानी कि अब मेरी इनकम 20 रुपये बढ़ने पर मैंने 8 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने शुरू कर दिए। अब मेरे पास बचे कितने, 20 मेरे को ज़्यादा मिलने लगे, मैंने 8 ज़्यादा खर्च करने लग गया और बचे मेरे पास 12 रुपये। और पहले मैं कितनी सेविंग करता था, 20 रुपये की, और अब मैं 12 रुपये एक्स्ट्रा की सेविंग कर रहा हूँ। तो मैंने अब अपनी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि की, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई मेरे पास 3/5। 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू 60%, यानी कि अब मैं 60% मोर अपनी सेविंग्स में ऐड करने लग गया। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, पी सी एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए पी ए और पी बी सी की दो स्पर्श रेखा हैं, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है उसका सेंटर O है और एक बिंदु है P जो कि मेरे सर्कल से बाहर है, और P से पी ए और पी बी मैंने दो टेंजेंट ड्रा कर दी इस सर्कल की। आपको पता होगा कि जहाँ टेंजेंट टच करती हैं सर्कल के वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो ये मेरे पास दो 90 डिग्री के एंगल हो गए। अब आगे क्या दे रखा है, यदि पी ए और पी बी, ये पी बी है, एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर आनत है, यानी कि पी ए और पी बी इनके बीच का ये वाला कोण 60 डिग्री दे रखा है और हमसे पूछा है कोण पी ओ ए, यानी कि कोण पी, एक सेकंड, कोण पी कोण पी ओ ए, यानी कि मेरे से ये एंगल पूछा है। अब आपको पता होगा कि इस बिंदु और सेंटर को मिलाने पर ये लाइन कोण पी ए बी को बाइसेक्ट करेगी, और बाइसेक्ट करेगी तो ये होगा मेरे पास 30 डिग्री। और अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, पी ए ओ को, जिसका एक एंगल 30 डिग्री है और एक राइट एंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री है। तो तीसरा एंगल कितना बचा मेरे पास, 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास कोण पी ओ ए की वैल्यू 60 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा तो 16वें दिन का तापमान कितना रहा, यानी कि पहले 16 दिन, यानी कि 1 से लेकर 16 दिन तक, यानी कि इसमें 16 दिन आ गए। 16 दिन का तापमान कितना रहा मेरा, 22 डिग्री। और अंतिम 16 दिन, यानी कि 16 से लेकर 31 तारीख तक, ये भी मेरे कितने हो गए, 16 दिन। इसका तापमान कितना रहा मेरा, 26 डिग्री। और ओवरऑल पूरे जनवरी का तापमान मेरा कितना रहा है,
24 डिग्री। तो जाहिर सी बात है जनवरी में होते हैं हमारे 31 दिन। 24 × 31, ये तो हो गया इसका टोटल जो 31 दिनों का तापमान रहा। अब मेरे पास 16 दिन ये है और 16 दिन ये है, यानी कि 32 दिन का तापमान मेरा कितना रहा है। पहले 16 दिन का तापमान रहा मेरा 22 डिग्री और अगले 16 दिन का 26 डिग्री। अब मैं 16 × 22 प्लस 16 × 26, इसको इसमें से अगर मैं ये माइनस करता हूँ तो मेरा 16वें दिन का टेम्परेचर आ जाएगा, जो कि ये कितना हो गया, 16 × 22 प्लस 26, ये हो गया मेरे पास 48 और प्लस में 24, 24 24 दिया 72 और 2 76, 16 8 128, 12 16 चौक 64 और 12 76। समथिंग इज रॉन्ग। 24 एकम 24, 24 दिया 72, 72 और 2 74, सॉरी यहाँ 74 हो गया। तो ये 24 डिग्री हमारा 16वें दिन का टेम्परेचर आ गया। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि एक बेलन की रेडियस दी है और उसकी हाइट दी है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। यानी कि सीधी सी बात है, पाई आर स्क्वायर और एच हमें यही निकालना है। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 22 अट्ठे 176 और इसकी मल्टीप्लाई आ गई 16 6 96, 9 16 सत्ते 112 और 9 121, 1 12 16 कम 16 और 12 28, 2816 आ गई मेरी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में मापते हैं हम। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिया गया चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाता है। दिए गए चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कार, यानी कि कारों के उत्पादन का बंटन। यानी कि ए को इतनी कार प्रोड्यूस की और बी ने इतनी कार प्रोड्यूस की और सी ने इतना भाग और डी ने इतना और ई ने इतना भाग। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या पूछा, यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन 2 करोड़ था, तो 2021 में डी किस्म की कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण। आपको केंद्रीय कोण पता करना, तो इसकी तो आपको ज़रूरत है ही नहीं। डी ने कितनी कार प्रोड्यूस की है, 20%, और टोटल कितनी हुई थी, 100%। तो ये आ गया 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। अब पूरा हम एक चक्कर लगाते हैं तो उसका एंगल 360 होता है। तो 360 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 72 डिग्री, जो कि डी का शेयर है। डी का केंद्रीय कोण है 72 डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा 72 डिग्री। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। इस कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम है। अब आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और बेस सेम है, तो बेस और हाइट सेम है, तो बेस और हाइट का स्क्वायर, यानी कि मान लिया मैंने बेस बी है और हाइट भी मेरी बी है, तो b²/2 ये आ गया मेरे पास इसका एरिया। और ये दे कितना रखा आपको, 50 वर्ग इकाई। तो b² की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 100। आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में ए हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के इक्वल
बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब बेस का स्क्वायर क्या है मेरे पास 100 और हाइट का स्क्वायर भी कितना है 100, क्योंकि दोनों साइड सेम है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया 200 हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब मेरे से हाइपोटेनस की भुजी तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट दे दूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये आ गया मेरा 10√2 हाइपोटेनस, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यदि टेंजेंट टी की वैल्यू 1/3 है तो सीकेंट टी का मान ज्ञात कीजिए। टेंजेंट आपको पता होगा कि टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना दे रखा है 1 और बेस कितना दे रखा है 3। तो हाइपोटेनस क्या आ गई मेरे पास 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 + 1 कितना आ गया 10। हाइपोटेनस आ गई मेरे पास 10 और सीकेंट टी का मान होता है हमारे पास हाइपोटेनस बटे बेस, यानी कि हाइपोटेनस मेरी √10 है और बेस मेरे पास है 3। तो सीकेंट टी का मान √10/3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित तालिका में लड़कों के छात्रावास के भोजनालय के 3 कर्मचारियों राहुल, सुनील और विपिन का 3 महीने का मासिक वेतन रुपये में दिया गया है। तालिका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये राहुल है, ये सुनील और ये विपिन है। ये इनका अक्टूबर का पेमेंट है, ये इनका नवंबर की और ये इनकी दिसंबर की। नवंबर में सुनील का वेतन 10,500 और राहुल के वेतन का कितने % है और नवंबर में राहुल का वेतन कितना है 11,500, यानी कि 11,500 इसका कितना है। अब ऐसे नहीं करूँगा, मैं देखूँगा इनके 11,500 से 10,500 कितना कम है, पूरा 1,000 कम है। तो मैं लिखूँगा इसको 1,000 डिवाइड बाई 11,500। अब मैं ये देख लूँगा कि 1,000 11,500 का कितने % है और मैं 100% में से वो माइनस कर दूँगा। तो ये कितने % है, 2 से 2 जीरो गई, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115 और 5 से ये गया मेरा 200 बार, ये आ गया मेरे पास 23/200, 200/23, ये आ गया मेरे पास 200/23। अब 200/23 कितना हो गया 23 से 23 × 184, यानी कि 8% समथिंग है। अगर मैं 100 में से 8% समथिंग घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 91 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 91 पॉइंट समथिंग इसका, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो हो गया करेक्ट आंसर। मेरे को पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें दिया गया है कि साइन की पावर क्यूब है, साइन की पावर क्यूब माइनस कोस की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय साइन माइनस कोस। तो साइन की पावर क्यूब माइनस कोस की पावर क्यूब कितना होता है मेरे पास साइन माइनस कोस, जो कि नीचे भी है और ऊपर भी ये आएगा, तो ये कैंसल आउट हो गया। और इसके इनटू में क्या आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन इंटू में कोस। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को मैंने फिर से 1 रख दिया, तो और ये साइन इंटू कोस एज इट इज़। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 1 + साइन इंटू कोस, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 16। त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य 2 कोणों का औसत है, तो निम्नलिखित में से कौन से होंगे। यानी कि एक ट्रायंगल के 3 कोण ये हैं, 3 ये दे रखे, 3 ये दे रखे हैं और इसमें भी 3 ही दे रखे हैं। तो मेरे को क्या देखना है कि ये ट्रायंगल है कोई भी, अब किन्हीं भी 2 कोणों का औसत, यानी कि मान लिया मैंने कोण 1 ये है और ये है कोण 2, इन 2 कोणों का औसत यानी कि कोण 1 + कोण 2
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू होना चाहिए मेरे पास कोण 3 ये कंडीशन जिस भी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगी वही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब मैं ऑप्शन नंबर 1 से ट्राई करके देखता हूँ कि π/6 प्लस π/2 क्या इसका एवरेज π/3 होगा। देखते हैं। अब 6 एलसीएम आ गया तो यहाँ पाई प्लस में 3 ये आ गया मेरे ऊपर 4 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा। 2 से ये गया 2 टाइम और इस 2 से ये गया 3 टाइम, यानी कि मेरे पास आ गया π/3। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही सेटिस्फाई कर गया, मेरे को आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसको इस प्रकार भी सोल्व किया जा सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि इस प्रकार है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यदि 20% की छूट दी जाए तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। एक तरीका तो इसका हो गया ये कि 100% है क्रय, मानिए उसका क्रय मूल्य 100% है और मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है 126 रुपये, और उस पर 32% की छूट दे दी गई। 32% की छूट का मतलब है 100 की चीज़ थी और वो आपने 68 रुपये में बेच दी। अब ये कहता है कि तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब मैं इसकी गुणा करूँगा पहले, फिर इसकी गुणा करूँगा, तो इतना तो मेरे पास एग्ज़ाम में टाइम होगा नहीं। तो मैं इसको सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से करूँगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि 26% अधिक की यानी कि प्लस 26%, और 32% की छूट दी यानी कि फिर 32% घटा दिया। अब मेरे को यहाँ प्लस करना होता है। प्लस क्या करना होता है कि जो दो एक बार बढ़ाया है और एक बार घटाया है, घटाने वाले के साथ माइनस का साइन साथ में आएगा और प्लस वाले के साथ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और डिवाइडेड बाय 100, यहाँ 32 से 26 गए, माइनस का 6 बचा मेरे पास और यहाँ माइनस का साइन आगे आ गया। तो ये कितना हो गया मेरे पास 32 और 26 की मल्टीप्लाई, 26 दूनी 52, 26 तिया 78, 78 और 5 83, यानी कि ये आ गया मेरे पास 8.32। 6 और 8 माइनस का 14.32, यानी कि उसको माइनस का साइन आया तो उसको जाहिर सी बात है हानि हुई है। हानि कितने परसेंट की हुई है उसको 14.32% की, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 15.75 त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर की लंबाई चाप वाला त्रिज्याखंड काटा जाता है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्याखंड क्या होता है हमारे पास, ये होता है त्रिज्याखंड और हमें दे रखा है रेडियस यानी कि 15.75, ये इसकी लेंथ दे रखी है, और 11 सेंटीमीटर मेरे को इसकी लेंथ दे रखी है। अब एक तो मैं बेसिक से करने लगूँ कि पहले 2πr आगे आएगा θ/360, 2πr इज इक्वल टू आएगी मेरी ये। अब मैं यहाँ से रेडियस पुट करूँ और थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, और मैं उसको बाद में थीटा की वैल्यू एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करूँ। अब मेरे पास इतना टाइम तो होगा नहीं एग्ज़ाम में। अब एक इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू में रेडियस यानी कि जो दे रखी है मेरे को 15.75, ये वाली, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट यहाँ है, मल्टीप्लाई में वृत्त की चाप की लंबाई यानी कि जो दे रखी है मेरे को 11 सेंटीमीटर। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 11 पंजे 55, 11 सते 77 और 5 82, 11 पंजे 55, 55 और 8 63, 6, 11 एकम 11,
11 और 6 17 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो और मेरे पास कितना आएगा ये 2 अट्ठाई 16 2 छिक 12 1 2 2 छिक 12 यानी कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये आएगा मेरे पास 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस वाले एरिया का आपसे पूछा था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्च को प्रतिशत में दर्शाता है। आदित्य की मासिक आय 54,000 रुपये है। वह भोजन पर कितना व्यय करता है? 23%। 23% किसका? उसकी आय कितनी है? 54,000 रुपये। अब 54,000 का 23% परसेंटेज थे, वास्ट के 2 डिजिट कट गए यानी कि 2 जीरो कट गई और 23 चौका 92, 23 पंजे 115 और 9 24 यानी कि 124 यानी कि 12,420 रुपये वो अपने भोजन पर खर्च करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 5,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है और 8,000 रुपये की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है, तो भुगतान किए जाने वाले ब्याज का धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष में प्रिंसिपल का कितना हो गया? ये 15 थी 45%। 45% कितने का है? 5,000 का 45%। और डिफरेंस किसके बीच में निकालना है? 8,000 के ऊपर दिया है उसने 4 वर्षों में 12% वार्षिक साधारण ब्याज, तो 12 चौक 48%। 48% 8,000 का। अब परसेंटेज से वास्ट की 2 जीरो कट गई और 8 8 64 8 चौक 32 और 6 38। यह आ गया, इसका ब्याज आ गया 3,840 रुपये और 2 डेसिमल यहाँ भी कट गए। 5 पंजे 25 और 5 चौका 20 और 2 22। 2250 रुपये उसको यहाँ मिले और 3,880 रुपये उसको यहाँ मिले। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 0 से 0, 14 से 5 गए 9 और 7 में से 2 गए 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1,590 रुपये उनके साधारण ब्याज का डिफरेंस आ गया जो उनको प्राप्त हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। अब मेरे को ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, यानी कि 3 बंदों की मेरे को एज दी हुई है। तो मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ और यहाँ सी लिख देता हूँ और आगे मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है। 5 वर्ष पहले बी की आयु का, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात क्या होगा? अब उनकी प्रेजेंट एज में पहले कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं और स्टार्टिंग से देखते हैं। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, यानी कि अगर मेरे पास बी की आयु x है तो ए की है मेरे पास 3x। और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। अगर बी की आयु मेरे पास x है तो सी की आयु x प्लस 5 वर्ष है और तीनों की आयु का जोड़ दे रखा है मेरे को 75 ईयर्स। तीनों को ऐड कर देंगे, ये आ गया 5x
प्लस 5 इज इक्वल टू 75। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 5 उधर जाके माइनस का हो गया, ये हो गया मेरे पास 70। अब 70 इज इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 14। और अब यानी कि इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास a b और c तीनों की प्रेजेंट एज आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई मेरी 14। अब यहाँ पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई 14 थी, 42 वर्ष, और b की वैल्यू x ही है, और c की वैल्यू कितनी आ गई 14 प्लस 5 यानी कि 19 वर्ष। अब क्या कहता है, 5 वर्ष पहले बी की आयु अब कितनी है 14, 5 वर्ष पहले कितनी होगी 9 वर्ष, और 3 वर्ष बाद ए की आयु अब कितनी है 42 वर्ष, 3 वर्ष बाद 45 वर्ष। इनकी आयु का अनुपात निकालना है, ये आ गया आपका 1:5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। y के 6 होने पर x की वैल्यू 2 है, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू होगी ना वो तो फिक्स रहेगी, और x का मान चेंज होगा तो y का मान चेंज होता रहेगा। अब ये क्या दे रखा है कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 होने पर x 2 होता है, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 6, और x की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 2, और ऊपर समथिंग है वही ज्ञात करने के लिए मैं 6 को उधर ले गया, तो 6 दूनी 12, तो मेरा यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो आ गई मेरे पास 12। अब मेरे से जो भी पूछेगा उसका मैं आंसर दे दूंगा। अब मेरे पास ये आ गया समीकरण। तो क्या कह रहा है कि x के 3 होने पर y का मान, x की वैल्यू मैं यहाँ 3 रख दूंगा। अब मैं x को यहाँ से मिटाया और यहाँ लिखा मैंने 3। अब y को इधर लिएगा और x की जो वैल्यू 3 है उसको यहाँ लिया, तो 3 से 12 जाएगा 4 टाइम, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसमें क्या कहता है कि 8.3 की पावर क्यूब, 9.2 की पावर क्यूब प्लस 6.1 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 8.3 मल्टीप्लाई बाई 9.2 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि ये दे रखा है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे दे रखा है आपको a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, और ए बी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू दे रखी है आपको 8.3, 9.2 और 6.1। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, बस ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब प्लस सी की पावर क्यूब माइनस 3abc को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे में क्या टर्म दे रखी है, नीचे में यही टर्म दे रखी है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर माइनस में ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी ए, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, ए बी सी को जोड़ दूंगा मैं, मेरी वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन में पूछ रखी। अब ए की जगह कितना है 8.3, बी की जगह 9.2, सी की जगह 6.1, तो ये आ गया मेरा 6, 8 और 9 17 और 6 23, यानी कि 23.6, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, जब 2 8 7 3 5 4 और 2 9 को 9 से डिवाइड किया जाता है तो वास्तविक विभाजन दिए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। अब आप क्वेश्चन को अगर वैसे
जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करने लग गए पेपर में तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है जो कि आपको पता भी होगा। पहले मैं एक बार डिजिट लिख लेता हूँ क्या क्या दे रखी है मेरे को। 5429 डिवाइड करना है मेरे को 9 से। अब मैं 9 के पेयर बनाता चलूँगा। अब मेरा एक 9 यहाँ कैंसिल हो गया और 5 और 4 1 9 ये बन गया और 5 7 और 2 1 9 ये बन गया। अब कितना बचा मेरे पास 8 और 3 11 11 और 2 13 यानी कि 13 बचा मेरे पास। और 13 का अगर मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो कितना हो गया 4। तो मेरे पास जो कि इसका डिजिटल सम 4 आया है। तो हम 9 से अगर इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर भी 4 ही बचेगा जो कि हमारा 4 आया। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक प्राची और एक उसकी पुत्री। प्राची की वर्तमान आयु मानी मैंने पी और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मानी मैंने डी, जो कि डॉटर है तो इसलिए मानी मैंने। 7 वर्ष पूर्व यानी कि प्राची की आयु 7 वर्ष पूर्व -7, डॉटर की आयु 7 वर्ष पूर्व -7, उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना थी यानी कि इनका रेशो था 4:1। और अब से 4 वर्ष बाद यानी कि प्राची की आयु अब है और उसकी आयु 4 वर्ष बाद होगी उतना। और डॉटर की आयु और उसमें 4 ऐड करना। अब कितना है, अब है 2.5 गुना यानी कि 4 वर्ष बाद। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को साथ में मर्ज करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ एक बार। यहाँ से मेरे पास आ गया p-7 इज इक्वल टू 4d - 28। अब p को d है ये, सॉरी, अब 4d को इधर ले जाऊँगा और 7 को इधर, तो 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7 और माइनस का 28, ये आ गया मेरे पास -21। और इधर क्या आ गया p-4d। और इस इक्वेशन से मेरे को क्या मिलेगा p+4 इज इक्वल टू 2.5d और +2.5 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 10, यानी कि 25 चौका 100 और एक छोड़कर डेसिमल आना, तो मेरे पास आ गया 10। अब इस 2.5d को मैं इधर ले गया और 4 को इधर ले आया, तो ये कितना हो गया मेरे पास, इधर 4 माइनस हो जाएगा तो ये आ गया 6 और माइनस का साइन इसके आगे हो जाएगा 2.5d के, तो यहाँ आ गया मेरे पास 2.5d और p सामने आई। अब मैं इन दोनों अब ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। एक बार मैं एक्स्ट्रा मैटर को रफ कर देता हूँ। अब माइनस ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली माइनस कर दूंगा। अब मेरे को पता है कि अगर मैं माइनस करता हूँ तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस और प्लस होगा वहाँ माइनस। p के सामने क्या है मेरा प्लस प्लस है तो ये हो गया माइनस, 2.5 के सामने है माइनस तो ये हो गया प्लस, और 6 के सामने प्लस है तो ये हो गया मेरा माइनस। इधर कितना आ गया मेरे पास माइनस का 27 और p से p कैंसिल आउट, यानी कि एक प्लस का p है और एक माइनस का p है। -4p में से प्लस के 2.5p माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1.5, सॉरी d है ये d,
डी। डी माइनस करेंगे तो माइनस का पॉइंट 1.5 आएगा, माइनस से माइनस का साइन कैंसल आउट। अब 1.5 से 27 को डिवाइड करेंगे तो ये मेरे आएगा मेरे पास, इधर डेसिमल की जगह मैंने एक जीरो लगा दी और 15 एकम 15 और बच्चा 12, 15 अट्ठे 120, यानी कि डॉटर की अब एज कितनी है, 18 वर्ष। और सब ये वाली इक्वेशन मिटा के गलती कर दी। चलो वहीं से देखते हैं अब उसकी मदर की एज कितनी आएगी। अब देखते हैं P-7 डॉटर की कितनी है, 18 -7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 18 में से 7 गया 11, 11 चौक 44, 44 और 7 51। अब उसकी मदर जो कि प्राची थी उसकी एज अब कितनी है, 51 वर्ष, और उसकी डॉटर की है 18 वर्ष। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इरेज कर देते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन कहता है कि प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग कितना है, यानी कि 51 + 18 ये पूछा है 69, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो यहाँ तक आप बने रहे, आपका धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही इस चैनल पर हम क्वेश्चन पेपर लेकर आते रहेंगे। और क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें, जो कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।